तो नेक्स्ट देखने दो मुझे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, क्या पढ़ना है नेक्स्ट में। तो हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पढ़ना है, राइट। आपको पढ़ा दिया oogenesis हमें पहले पढ़ना है ना। तो पहले oogenesis नहीं पढ़ा है ना अभी? नो सर। oogenesis पहले मैं पढ़ा देता हूँ। पक्का नहीं पढ़ाया oogenesis? पक्का सर। अच्छा, हम एक्चुअली क्या बहुत ये कई सारे बैचेस में ये ड्रॉपर वाला बैच है, उसमें भी चल रहा है ये टॉपिक। इसमें आपको नहीं पढ़ाया होगा, आपको शायद ये नहीं पढ़ाया, उन लोगों को पढ़ाया, ड्रॉपर वालों को पढ़ाया। तो ये रहा oogenesis, ठीक है। अब थोड़ा सा पहले हम लोग चीजों को समझ लेते हैं ना, बढ़िया से ध्यान से समझिएगा। ये स्पर्मेटोजेनेसिस से ज्यादा इम्पोर्टेंट। देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपसे ये कहा कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन, जर्मिनल एपिथेलियम से स्पर्मेटोगोनिया बनना ये तब शुरू होता है जब स्टेज प्यूबर्टी की अचीव हो जाए। मतलब कि किसी भी मेल में या किसी भी बॉय में 13 ईयर की एज में ही स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस शुरू होगी और उस प्रोसेस में जर्मिनल एपिथेलियम से oogoनियम का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। लेकिन फीमेल के केस में ऐसा नहीं होता। फीमेल इन्फेंट जब अपने मदर के वॉर्म में होता है, उसी टाइम पे जो जर्मिनल एपिथेलियम होती हैं वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। और अनबॉर्न फीमेल में जब वो फीटस की स्टेज में होती है, उसी स्टेज में ही उसमें जर्मिनल एपिथेलियम से oogoनियम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या होता है, वो जो oogoनियम होती है वो एक पर्टिकुलर स्टेज में हैंग हो जाती है, उसमें माइटोसिस होती है और एक पर्टिकुलर स्टेज में हैंग हो जाती है। तो कुल मिलाकर के कोई भी बच्ची या कोई भी फीमेल बेबी जब बर्थ लेती है तो उसके पास एक oogoनियम का एक पर्टिकुलर सर, स्टॉक। हाँ, सर आपकी आवाज कट गई थी। कट रही थी, अभी सही आ रही है? अभी तो सही आ रही है। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि जब भी कोई भी फीमेल बेबी बर्थ लेती है तो उसके पास एक पर्टिकुलर oogoनियम का स्टॉक होता है ना। एक लिमिटेड oogoनियम के साथ में वो पैदा होती है। तो इसका ये मतलब है कि जो oogenesis की प्रोसेस है वो फीमेल में उसके बर्थ से पहले ही, जब वो इन्फेंट स्टेज में होती है तब स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मेल के केस में ऐसा नहीं होता। तो हम ये एक स्टेटमेंट कहते हैं कि एवरी फीमेल चाइल्ड बॉर्न विद अ स्टॉक ऑफ एग, अप्रोक्सीमेटली 60,000 पोटेंशियल oogoनियम के साथ में वो पैदा होती है। इन 60,000 में कुछ oogoनियम है जो एग में कन्वर्ट होंगे, बाकी के नहीं कन्वर्ट होंगे, राइट। उसके बाद oogoनियम एक पर्टिकुलर स्टेज में हैंग हो जाता है, पॉज हो जाता है। उसके बाद जब वो बर्थ ले लेती है और प्यूबर्टी अचीव करती है, तब जाकर के ये पॉज रिमूव होता है और फर्दर डिवीजन की प्रोसेस कैरी फॉरवर्ड होती है। और फिर प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद फिर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तो 14 डे में वहां पे एग का फॉर्मेशन होता है और ओव्यूलेशन हो जाता है। जिस तरह से हमने मेल में इस पूरी प्रोसेस को, स्पर्मेटोजेनेसिस को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, उसी तरह से यहाँ पर ये जो oogenesis की प्रोसेस है, स्टेजेस ऑफ oogenesis, इसको हम 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं। पहला मल्टीप्लिकेशन फेज होती है, जब एक डिप्लॉइड सेल दूसरे डिप्लॉइड सेल में कन्वर्ट होती है, मतलब एक डिप्लॉइड सेल से बहुत सारे डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। दूसरी ग्रोथ फेज होती है, जब पोटेंशियल गैमीट ग्रो करता है, बड़ा होता है, साइज इंक्रीज होता है। तीसरी मैच्योरेशन फेज होती है, जब प्रॉपर एग का फॉर्मेशन हो जाता है और मियोसिस भी इसी में होती है। अब देखिए, तो सबसे पहले जर्मिनल एपिथेलियम से oogoनियम का फॉर्मेशन, यहाँ पर माइटोसिस होती है, मतलब कि एक डिप्लॉइड सेल से बाकी की oogonia या डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन। मल्टीप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन ओवरीज ऑफ फीमेल फीटस। तो ये जो स्टेज है, इट टेक्स प्लेस इन फीमेल फीटस, मतलब कि अभी ये फीमेल बर्थ नहीं हुई, दैट इज द अनबॉर्न फीमेल बेबी।
तो ओगोनियम का फॉर्मेशन अनबॉर्न फीमेल बेबी में होता है। अब क्या होता है, प्यूबर्टी जब अचीव हो जाती है, आफ्टर प्यूबर्टी, तो फीमेल में प्यूबर्टी के बाद अब क्या होता है, ooगोनियम से प्राइमरी ooसाइट का फॉर्मेशन होता है और अभी भी ये डिप्लॉइड है। इसका साइज बड़ा होता है ना, ये साइज में ग्रो करती है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो मल्टीप्लिकेशन फेज होती है, इस मल्टीप्लिकेशन फेज में, ठीक है, इसी ooगोनिया को हम लोग एग मदर सेल भी कहते हैं। इसको हम लोग एग मदर सेल भी कहते हैं, है ना। और ये एक ग्रुप में पाई जाती हैं, जिस ग्रुप में पाई जाती हैं उसको हम कहते हैं एग नेस्ट। एग नेस्ट, तो एग नेस्ट के फॉर्म में पाई जाती है। अब क्या होता है, ये जो ग्रोथ फेज होती है, इस ग्रोथ फेज में क्या है, हम इसे ग्रोथ फेज क्यों बोलते हैं, यहाँ पे साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है, उसका कंटेंट बढ़ता है। मैंने बताया ये ऑलमोस्ट डबल हो जाती है अपनी साइज का। तो साइटोप्लाज्म ग्रो, है ना। दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियस एनलार्जेस, न्यूक्लियस एनलार्जेस, न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाता है, ठीक है ना। और अभी भी ये एग नेस्ट के फॉर्म में ही रहती है। और यहाँ पर इसके बाद क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन टेक्स प्लेस। कहाँ पे, मियोसिस 1 जो है ये एक अनइक्वल डिवीजन है, तो यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होता है। फिर जब अनइक्वल डिवीजन होता है तो दो चीजें बनती हैं, बहुत गौर से मेरी बात को एक एक समझिएगा। मियोसिस फर्स्ट जब होता है तो यहाँ दो चीजें बनती हैं। अनइक्वल डिवीजन हुआ, एक छोटी सेल बनी जिसको कि हमने फर्स्ट पोलर बॉडी कहा। दूसरी सेल बनी, ये दोनों सेल आपस में देखिए एक दूसरे से चिपकी हुई है, मतलब दोनों सेल एक दूसरे से अलग नहीं हुई अभी। यहाँ पर दूसरी सेकेंडरी ooसाइट का फॉर्मेशन होता है, तो प्राइमरी ooसाइट से सेकेंडरी ooसाइट बनती है। सेकेंडरी ooसाइट जो होता है तब इस समय ओव्यूलेशन होता है, मतलब ये हुआ होगा 14th डेज में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे में सेकेंडरी ooसाइट जो होती है वो एग बन के रिलीज हो जाती है, मतलब कि फॉलिकल से रप्चर होकर के एग बाहर जब निकलता है तो सेकेंडरी ooसाइट के फॉर्म में निकलता है। अब फर्दर इसमें ये इस स्टेज में पॉज हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्दर डिवीजन होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो डिवीजन नहीं होगा, और सेकेंडरी ooसाइट मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो के साथ में बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर स्पर्म पहुंच जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद अब यहाँ पे क्या होता है, ये सेकेंडरी जो ooसाइट है ये फर्दर फिर से डिवाइड होती है और साथ में फर्स्ट पोलर बॉडी भी डिवाइड होती है। फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड होकर के दो सेकेंड पोलर बॉडीज में डिवाइड हो जाती है। इसके बाद जो सेकेंडरी ooसाइट है ये फर्दर मियोसिस 2 में जाता है। मियोसिस 2 में जाने के बाद अब क्या होता है, एक पोलर बॉडी बनती है और एक एग का फॉर्मेशन होता है। अभी भी यहाँ पर देखिए मेल प्रोन्यूक्लियस अलग है और फीमेल प्रोन्यूक्लियस अलग है, मतलब कि यहाँ पे प्लाज्मोगैमी तो हो गई है, प्लाज्मोगैमी हो गई है, बट अभी भी साइटो कैरियोगैमी नहीं हुई है। उसके बाद फिर क्या होता है, आगे दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाती हैं और यहाँ पर कैरियोगैमी होती है, और कैरियोगैमी होने के बाद ये जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ oogenesis. Is it clear to each and everyone? सर यहाँ पर कैरियोगेमी जो हो रही है वो समझ नहीं आ रहा मुझे कि क्या हो क्या रहा है। कैरियोगैमी मींस न्यूक्लियस फ्यूज हो रही है। ये देखो, यहाँ पे देखो न्यूक्लियस अलग अलग है ना, स्पर्म और ओवा का न्यूक्लियस जुड़ रहा है। हाँ देखो ना, स्पर्म और ओवा का देखो ये न्यूक्लियस अलग है, यहाँ पे स्पर्म की Okay, sir. मेल प्रोन्यूक्लियस जिसको हमने बोला है ना, तो ये कहाँ Yes, से आई, स्पर्म से, है ना। और ये वाली फीमेल प्रोन्यूक्लियस है, ये कहाँ से आई, एग से आई। अभी Okay, देखो sir. यहाँ पे दोनों का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, तो हमने इसके लिए एक टर्म यूज किया प्लाज्मोगैमी, लेकिन अभी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुई है। हाँ, आगे जाके जब न्यूक्लियस फ्यूज होती है तो हम इसको बोलते हैं Yes. कैरियोगैमी। और सर अगर एग जो है फर्टिलाइज नहीं हुआ होता तो 4 डिजेनरेट सेल्स बनते ना। नहीं, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ होता तो सिर्फ एक पोलर बॉडी होती, डिजेनरेटिव सेल बनती, और सेकेंडरी ooसाइट, 4 सेल नहीं बनती, सिर्फ 2 ही सेल बनती, ओके सर, ओके। है ना। और जो सर, एग, हाँ सर मैं पूछ रही थी कि जब मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर एग के साथ साथ पोलर बॉडी भी बॉडी से बाहर रिलीज हो जाती है। एग्जैक्टली।
क्योंकि पोलर बॉडी एक साथ डिजेनरेट होती है, अकेले नहीं होती। और सर ये जो 3 सेकेंडरी पोलर बॉडीज हैं जो डीजेनरेट होती हैं, उनका कोई फंक्शन होता होएगा? नहीं मतलब नहीं, कोई फंक्शन नहीं होता, ये कंज्यूम कर ली जाती हैं, जो ये डेवलपिंग मैच्योर ओवा जो होता है, ये हाँ, उसको न्यूट्रिशन के लिए। न्यूट्रिशन के फॉर्म में कंज्यूम कर लेते हैं। सब लोग को क्लियर है भाई? यस सर। अनुष्का, देव्यम, देव्यांशी, Yes, जुआदिया, साद, तिशा, सब लोग Yes. बताओ बेटा, सबको क्लियर? ठीक है, देखो जबरदस्ती में हाँ मत बोलना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए, बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको एक एक चीज एकदम बहुत डिटेल में बताई है, बहुत आराम आराम से, क्योंकि ये आप देखोगे नीट में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ड्रॉ करो, और जो मैंने लिखा है उसको उसी जगह एज इट इज लिखो, साफ से एक पूरे पेज में लिखना, ठीक है? ठीक है, तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, oogenesis मैं आपको लिखवा भी देता हूँ। oogenesis takes place in ovary. The egg formation start before the birth of female child, before the birth of female child, but it complete only after, but it completes only after fertilization. Next point, Completes only after. fertilization. So मतलब जब बच्चा होता है तो फिर उसके एग फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, लेकिन समझ नहीं आया सर। कंप्लीट फर्टिलाइजेशन में होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो उसको कंप्लीट नहीं मानेंगे ना, है कि नहीं? ओके सर, ओके ओके क्योंकि ये प्रोसेस तो यहीं पे रुक जाएगी, इधर पे है ना, यहाँ वाले पे है ना, ओके सर। यस सर। तो कंप्लीट नहीं मानेंगे, है ना? नोट करेंगे, द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन 3 phases. सर ओनली आफ्टर के बाद रिपीट कर दीजिए, किसी Only ने लिखा after नहीं। fertilization. Only after fertilization. The process takes place in 3 phases. First, multiplication. Second, growth phase. Third, differentiation and maturation. Third, differentiation and maturation. पहली हेडिंग डालिए मल्टीप्लिकेशन फेज। During this phase, certain cells in germinal epithelium, during this stage, certain cells in germinal epithelium which develop larger nuclei and So developed. which develop larger nuclei and becomes larger in size
undergoes mitotic division, undergoes mitotic division and develop into oogonia or egg mother cell. Full stop. They are diploid cells. Oogonia remains arranged in the form of egg nest, remains arranged in the form of egg nest. मैं आपको बता देता हूं egg nest क्या होता है. सपोज दैट ये एक ओवरी हो गई. इस ओवरी में मैंने आपसे अभी कहा कि कुछ जर्मिनल एपिथेलियम साइज में बढ़ जाती हैं और फिर वो डिवाइड करती हैं. ये डिवाइड करके इस तरह से, है ना, ये स्ट्रक्चर बनाती है. इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एग नेस्ट कहते हैं. एग नेस्ट. They remains arranged in egg nest. One cell, full stop, one cell in egg nest grows and becomes primary oocyte. And other cell of nest loses the potential of oocyte full stop. At this stage, the structure which is formed At this stage, the structure which is formed is called Graafian follicle. Full stop. Growth phase. Next heading, growth phase. The primary oocyte remains at prophase of meiosis first. The primary oocyte remains at prophase of meiosis first until just before Remains at the primary oocyte remains in the prophase of meiosis first, prophase of meiosis first until just before ovulation in adult female.
This is called, underline करेंगे, this is called first resting stage. Sorry, this is called first resting stage. इसी में लिखेंगे in growth phase which may extend to many year, growth phase which may extend to many years, primary oocyte increases its cytoplasm and nucleus in size. Next, heading maturation phase. Primary oocyte undergoes first meiotic division. Primary oocyte undergoes first meiotic division and produces two daughter cell. Full stop. One daughter cell is extremely small, whereas other daughter cell is larger. Full stop. The smaller one is known as, the smaller one is known as first polar body, and the larger one is secondary oocyte. Both are haploid. Full stop. Next point. The secondary oocyte starts undergoing second meiotic division which does not proceed beyond metaphase until sperm enter into it. Until sperm enter into it. Full stop. This is called second resting phase. This is called second resting phase. Full stop.
Next point. After fertilization, second meiotic division complete, which is again unequal. After fertilization, second meiotic division completes, which is again unequal. It forms second polar body and ovum. Full stop. The first polar body may divide at same time to form two equal polar bodies. एक आखिरी पॉइंट लिखना नोट, डेवलपमेंट ऑफ ओवम takes place 13 year. The polar body takes place. The development of ovum takes place about 13 year. The polar body have no function and they degenerate. Polar body have no function and they degenerate due to lack of cytoplasm and food. Clear है भाई? So they degenerate के बाद? Due to lack of cytoplasm and food. अब देखिए जिसको जहां पे नहीं समझ में आ रहा हो पूछ लीजिए भाई। जी सर जो फर्स्ट ओवम होता है उसके डेवलपमेंट में 13 इयर्स लगते हैं ना, क्योंकि उसके बाद तो हर मंथ एक ओवम डेवलप होता है। तो ये देखो ना, वो जो अगले मंथ जो डेवलप हुआ है ना, तो उसको कितना टाइम लगा वो डेवलप का, वो ओगोनियम कब बना होगा? वो ओगोनियम 30, हाँ सर, हाँ फीटस स्टेज में, मतलब कि उसको 13 साल के बाद 2 महीने लग गए, 1 महीना और एक्स्ट्रा ज्यादा लग गया। अच्छा, मतलब सारे जितने भी ओगोनियम होते हैं वो फीटस स्टेज में बन जाते हैं। देखो ना, वही तो ना कि मैंने क्या बताया, एवरी फीमेल बॉर्न विद पोटेंशियल 60,000 पोटेंशियल ओगोनियम। जितनी एग नेस्ट के साथ में वो पैदा होती है अप्रोक्सीमेटली 60,000 होती है। ठीक है, ओके सर। मतलब 60,000 वो ओगोनियम जो एग में कन्वर्ट होने की कैपेसिटी रखते हैं, उनके साथ कोई भी फीमेल पैदा होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी फीमेल बॉर्न विद इट्स ओन स्टॉक ऑफ एग्स। ओके सर तो उन बोलो सर कौन पहले पूछे? कोई नहीं, कोई पूछ। सर तो वो जो 60,000 है वो सारे 60,000 मतलब ओवम में कन्वर्ट होते हैं कि उनमें से कुछ रह जाते हैं? देखो ना, वो मैंने आपको एक टर्म लिखवाया कि पूरे एग नेस्ट में, इस एग नेस्ट में एक कन्वर्ट होगा प्राइमरी oocyte में और बाकी के अंदर जो पोटेंशियल कैपेसिटी होती है वो खत्म हो जाएगी। तो सपोज दैट एक एग नेस्ट में 300 या 400 एग थे, है ना, उनमें से एक कन्वर्ट हो गया प्राइमरी oocyte में और बाकी सब क्या हो गए, उनकी कैपेसिटी खत्म हो गई। तो आउट ऑफ दिस 60,000 कुछ 250 या कितने होते हैं, है ना,
वो कन्वर्ट होंगे जाके 265 ऐसे कुछ होते हैं, ठीक है, जो कन्वर्ट होंगे। तो जो हर महीने बनते हैं वो नए नए नहीं बन रहे, वो पुराने वाले द फीमेल वाज ऑलरेडी बॉर्न विद दोस एग्स, लेकिन वो एग्जैक्टली डेवलप एग्जैक्टली हुए 1 महीने में हो रहे हैं। हाँ, वो अपने पोटेंशियल के साथ में डेवलप हुई है, उन्हीं में से कुछ बनेंगे जाकर के। क्लियर? फर्स्ट रेस्टिंग स्टेज मियोसिस फर्स्ट प्रोफेज, सेकंड रेस्टिंग स्टेज मियोसिस सेकंड मेटाफेज। याद रहेगा? यस सर। ठीक है, तो सब लोगों को क्लियर है? स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और आप इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है? आप लोग इसको ड्रॉ करिएगा। सर एक और क्वेश्चन था। बोलो बेटा। सर आपने कहा था मल्टीप्लिकेशन फेज में जो लास्ट स्ट्रक्चर बनता है वो ग्राफियन फॉलिकल होता हाँ। है ना सर? तो हाँ। फिर सर जब वो मैच्योर हो जाता है तो फिर वो रिलीज कर देता है इनफंडेबुलम में अपना वही राइट सेकेंडरी oocyte। राइट। तो वो इनफंडेबुलम में सेकेंडरी oocyte रिलीज करता है या प्राइमरी oocyte रिलीज करता है? सेकेंडरी oocyte रिलीज करता है ना? और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो में जो रिलीज होता है वो सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, एग थोड़ा रिलीज होता है। हाँ। ठीक है? तो एग तभी फॉर्म होएगा जब उससे स्पर्म मिलेगा। एग्जैक्टली, तो फर्टिलाइजेशन होगा तभी एग फॉर्म होगा। तभी तो देखो ना ये प्रोसेस oogenesis की प्रोसेस कंप्लीट तभी होगी जब फर्टिलाइजेशन होगा, वरना oogenesis प्रोसेस कभी कंप्लीट ही नहीं होगी। क्लियर? यस सर क्लियर। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ फिर, ठीक है ना? चलो। एक ह्यूमन एग का मैं स्ट्रक्चर भी आपको दिखा देता हूँ, जिसका भी डायग्राम पूछा जाता है या आपके एनसीईआरटी में भी होगा। ये देखो ह्यूमन एग का डायग्राम, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आप हमारा एग की न्यूक्लियस हो गई, ये न्यूक्लियस हो गई हमारी, है ना? दिस इज न्यूक्लियस। और ये साइटोप्लाज्म, है ना? और ये जेवना पैलेसिडा इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें पैलिसेड टाइप की मतलब लंबी लंबी सेल्स होती हैं, पैलिसेड टाइप की, इस टाइप की, इसलिए इसको जोना पैलेसिडा बोलते हैं। और इसके आगे कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। इस कोरोना रेडिएटा में सेल जो होती है कुछ ग्रैन्यूल टाइप की सेल्स होती है ना? और इसके अंदर एग के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, इसको हम लोग प्री विटिलाइन स्पेस, और इसके नीचे वाली मेम्ब्रेन को प्री विटिलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके नीचे फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। राइट? क्लियर? यस सर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर इसके आसपास क्या है इतना सारा? तो वही तो ये सेल्स है ना, ये देखो कोरोना रेडिएटा इन सेल्स को बोलते हैं ये, ओके ओके। है ना? और इसको जोना पैले, ये सेल्स की, ये जोना पैलेसिडा दे आर पैलिसेड सेल्स लेयर, है ना? कोरोना रेडिएटा क्या है? सेल्स की लेयर है। तो जब स्पर्म आता है ना तो स्पर्म इसी को तो पहले डिसॉल्व करता है, एक्रोसोम जो होता है वो इसी को तो पहले डिसॉल्व करता है। यस सर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। डन? ठीक है। अब ये एक का स्ट्रक्चर हो गया। नाउ one of the most important thing that is the menstrual cycle। ये भी बहुत समझने वाली बात है। ये अगर समझ में आ गया तो फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं समझ में आया तो समस्या वाली बात है, इसलिए बहुत दिमाग खोल के एकदम समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से। और हालांकि ये डायग्राम वन ऑफ द बेस्ट डायग्राम है जिसमें सभी चीजें एक साथ कवर की गई है। एनसीईआरटी में भी ऐसा कुछ डायग्राम दिया है, देख समझो बात को।
गौर से कहाँ कहाँ पे हमें फोकस रखना, ठीक है। देखो, नीचे यहाँ पे डेज दे रखे हैं, है ना। ये 28 डेज के बाद दिया गया है मीनेंस, मीन्स मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो, मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो 1 to 3 डेज का होता है मैक्सिमम। उसके बाद फिर से साइकिल नई स्टार्ट होती है, 28 डेज की साइकिल होती है। ये यूट्रस की जो वॉल है, ये यूट्रस की वॉल कौन सी है, ये जो यूट्रस की आपको ये थिक वॉल दिखाई दे रहा है, दिस इज एंडोमेट्रियम। मैंने आपको बताया था कि यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है ये बनती है और बिगड़ती रहती है। तो ये वाला जो चेंज हो रहा है ये यूट्रस में हो रहा है, जिसको हमने यूट्राइन साइकिल कह रहे हैं। ये ओवेरियन हार्मोन्स है। ओवेरियन हार्मोन्स वो हैं जो ओवरी से निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं। इसमें आपका एक हार्मोन है स्टेरेडियोल और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, है ना। तीसरा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन है, दो हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एफएसएच। ये बॉडी टेम्परेचर दिया हुआ है, इसकी कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं आपको। और यहाँ पे ये ओवेरियन साइकिल, ये साइकिल ओवरी में चल रही है जहाँ पे फॉलिकल का डेवलपमेंट हो, है ना। अब ध्यान से समझना शुरू कीजिए। पहले क्या होता है इनिशियल डेज में, यहां पर आप देख पा रहे होंगे एंटीरियर पिट्यूटरी से ये आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बढ़ता है, मतलब इसका सीक्रेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से ये जो फॉलिकल्स हैं ये ग्रो करना स्टार्ट करती है। फॉलिकल ग्रो करती हैं और एग डेवलप होता है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि एक हार्मोन ओवरी से रिलीज होता है जिसको स्टेरेडियोल बोलते हैं। स्टेरेडियोल क्या करता है, एफएसएच को सप्रेस कर देता है और यहाँ पर एलएच का लेवल बढ़ जाता है। एफएसएच कम सीक्रेट होने लगता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पीक पे सबसे ज्यादा सीक्रेट होने लगता है। स्टेरेडियोल भी हाई अमाउंट में सीक्रेट होता है। उसके बाद क्या होता है, ये प्रोसेस होती है 14th डे में। देखिए 14th डे में ओव्यूलेशन हो चुका होता है। इन द सेम टाइम यहाँ पर जो स्टेरेडियोल हार्मोन है ये क्या करता है कि इसको, ये जो आपके एंडोमेट्रियम है इसका फॉर्मेशन कंटिन्यूअस होता जाता है। यहाँ पर म्यूकस की मोटी लेयर बनती जाती है और इसके अंदर ये ब्लड कैपिलरीज डेवलप होती जाती है। उसके बाद स्टेरेडियोल का सीक्रेशन जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो एफएसएच का सीक्रेशन डाउन हो जाता है, स्टेरेडियोल का भी सीक्रेशन यहाँ पे क्या होता है, डाउन हो जाता है, लेकिन एलएच का सीक्रेशन अपना टॉप लेवल पे होता है। इसके बाद ओव्यूलेशन हो जाने के बाद एलएच और एफएसएच दोनों का सीक्रेशन कम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। और यहाँ पर एक दूसरा हार्मोन ओवरी से सीक्रेट होने लगता है जिसको कि हम प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है, ये इस लेयर को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है। इट मेंटेन एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, ठीक है। ये कहां से सीक्रेट हुआ, ये कार्पस ल्यूटियम से सीक्रेट हुआ। देखिए ओवरी में कहां से, कार्पस ल्यूटियम से सीक्रेट हुआ। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फर्टिलाइजेशन ना होने पर, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन बंद हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन जैसे ही बंद होता है तो प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा था, एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर रहा था। जब प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होना बंद हो जाता है, कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाती है, तो एंडोमेट्रियम अपने आप टूटने लगती है और मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो स्टार्ट हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन कंटिन्यूअस बना रहेगा, एंडोमेट्रियम टूटेगी नहीं और वहां पर एग जो जाइगोट होगा वो इम्प्लांट हो जाएगा। बताओ भाई, किसी को कहीं पे कुछ ना समझ में आया हो? समझ तो आ गया सर। इसमें ग्राफ्स बीच के दो इंपॉर्टेंट है ना, पिट्यूटरी हार्मोन्स और ओवेरियन हार्मोन्स। हाँ, पिट्यूटरी हार्मोन और ओवेरियन बॉडी हार्मोन। टेम्परेचर नहीं। हाँ, ये ओवरी से निकल रहा है और ये पिट्यूटरी से निकल रहा है। और सर बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर देखो इसकी वजह से राइज होता है, एलएच की वजह से। देखो बॉडी टेम्परेचर राइज हो रहा है, जैसे जैसे एलएच का सीक्रेशन कम होता गया, है ना, प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन कम होता है, बॉडी टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। ओके ओव्यूलेशन के टाइम पे बॉडी का टेम्परेचर स्लाइटली बढ़ जाता है। ओके सर।
स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए किसी को समझ में आया नहीं समझ में आया। सर जी बताओ। सर जो आपने बताया था ओव्यूलेशन होता है वो 14 डे पर होता है ना, तो हाँ 14 डेज इसका मतलब उससे पहले तो फर्टिलाइजेशन हो नहीं सकता, और मतलब 14 और 28 डे के बीच में ही होएगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन देखो ओव्यूलेशन होने के बाद सिर्फ ओवा में पोटेंशियल ओवा 3 दिन तक सर्वाइव कर सकता है। अच्छा, ओके। उसके बाद भी ओवा मतलब ओवा तो एग्जिस्ट करेगा, है ना? लेकिन उसके अंदर फर्टिलाइज होने की कैपेबिलिटी वाइबिलिटी उसकी खत्म हो जाती है। ओके सर। और बताओ भाई, सबको समझ में आ गया भाई लोगों? बाकी लोग बताओ। अनुष्का, जुआरिया, देवांशी, साद, दिशा, यस सब सर। लोग को समझ में आ गया? ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये बोर्ड में भी आ सकता है। और अगर आपको समझ में आ गया, दोनों चीजें कोरिलेट करके अगर आपको समझ में आ गई, तो आप समझिए कि ठीक है, सबको समझ में आ गया। तो चलो नोट डाउन कर लो, हेडिंग डालो मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल नोट करो। menstrual cycle takes about 28 to 29 days. It occurs only in primate like monkey, apes, and human. The first menstrual cycle begins at puberty and called menarche. The first menstrual cycle begins at puberty and called menarche. While in humans, menstrual cycle ceases around the age of 50 year, called menarche. So menarche and और सर menarche. मेनोर्क क्या मेनोपॉज? sorry, मेनोपॉज। called Menopause. menopause. और सर ये 40 years पर नहीं होता? No, Okay. 50 years called menopause. ठीक है, Yes sir. नोट करो। इसको भी हम कई सारे फेज में डिवाइड करते हैं। नोट करेंगे, menstrual cycle can be divided into 3 phases. Menstrual cycle can be divided into 3 phases. First
follicular or follicular FOLLI एक मिनट follicular or proliferative phase follicular or proliferative phase. Second, luteal or secretory phase. Third, menstrual or bleeding phase. Menstrual or bleeding phase. First, heading डालेंगे follicular और proliferative phase. Follicular or proliferative phase. Note करेंगे. At this phase, FSH is released from anterior pituitary. At this phase, FSH is released from anterior pituitary. Full stop. Next point. FSH stimulate follicles. FSH stimulate follicles to secrete estrogen and estradiol inhibit secretion of FSH and it stimulate सर एंड एस्टेरिडियोल से रिपीट कर दीजिए. estradiol inhibit secretion of FSH and it stimulate secretion of LH. Next point. LH induces Graafian follicle LH induces Graafian follicle to eject egg, which is called ovulation. Next point, इसी में लिखेंगे estradiol also stimulate uterus for development of stimulate for the development of endometrium. In uterus. Next, heading डालेंगे luteal और secretory phase. The peak of LH
which stimulated ovulation, the peak of LH, which stimulated ovulation, and prolactin hormone from anterior pituitary stimulate carpus luteum to secrete progesterone. Full stop. Next point. Progesterone is necessary for implantation of fetus. So please pardon. Progesterone is necessary for implantation of fetus in uterine wall. Next point. Progesterone inhibit release of FSH, hence no more follicle develop सर into ये egg. पॉइंट स्टार्टिंग से रिपीट कर दीजिए. ठीक है. Progesterone inhibit release of FSH, hence no more follicle develop into egg. वरना एक एग डेवलप हो जाए और उसी के साथ में दूसरा भी डेवलप हो जाए. यही रीजन है कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एग नेक से एक ही एग डेवलप होता है, पैरेलली कोई दूसरा एग डेवलप नहीं हो रहा होता. नेक्स्ट हेडिंग है मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग फेज. If fertilization do not occur, secondary oocyte undergoes autolysis, मतलब खुद में ब्रेक हो जाएगा. If fertilization do not occur, secondary oocyte undergoes autolysis and progesterone inhibits secretion of LH. The level of progesterone fall in blood. The level of progesterone fall in blood. प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरने लगेगा ब्लड. नेक्स्ट पॉइंट है, अब एंडोमेट्रियम डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन चाहिए था एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर रखने के लिए. द यूट्राइन लाइनिंग that is endometrium dies. The uterine lining that is endometrium
dies due to deficiency of progesterone and blood vessels rupture causes bleeding. सो आप प्लीज रिपीट कर देंगे एंडोमेट्रियम से. Uh, the uterine lining endometrium dies due to deficiency of progesterone, full stop. Blood vessels rupture causes bleeding. The lining of fallopian tube breaks down. Full stop. The rupture of endometrium passes through vaginal opening. This is called menstruation. Full stop. It occurs after 25th day. It occurs After 25th day and can go up to 3 to 5 days. It occurs after 25th day And may continue 3 to 5 days. ठीक है भाई. और प्रेगनेंसी टेस्ट में जो हार्मोन हम लोग टेस्ट करते हैं वो टेस्ट होता है HCG. इसे बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन. HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन. ये हार्मोन होता है. इसको जितनी भी वो प्रेगनेंसी किट्स होती हैं वो इसी को डिटेक्ट करती हैं. HCG का फुल फॉर्म लिख सकते हैं. हाँ, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन. ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन. ये फीटस इम्प्लांटेशन के बाद ही रिलीज होता है. ठीक है भाई. ओके सर, तो मतलब उसके अंदर आर्टिफिशियल एग इम्प्लांटेशन वाले में इसके अंदर क्या क्या सर जो आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी इंड्यूस करते हैं उसके लिए जो ना 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 हाँ, वो प्रेगनेंसी किट होती है ना कि कोई भी पर्टिकुलर फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं ये पता करने के लिए. ओके ओके सर, ओके ओके ओके. हाँ, तो वो जो किट्स आती हैं वो यही होती है. वो इसी हार्मोन को वो डिटेक्ट करती हैं. ठीक है. सो तो ये हार्मोन यूरिन में होता है. हाँ, ये हार्मोन यूरिन के थ्रू रिलीज होता है क्योंकि ब्लड में जितना भी एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है सब यूरिन के थ्रू ही बाहर निकलता है. इसका लेवल बढ़ जाता है. ठीक है. और अब आ जाते हैं भाई लोगों फर्टिलाइजेशन. पहले ये बताओ यहाँ पे किसी को कोई डाउट, एनी डाउट, कहीं पे भी कोई डाउट हो किसी तरह का? क्योंकि दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो हमने आज पढ़ी. दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे इंपॉर्टेंट पूरे चैप्टर में ये दो. और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ही ऐसी चीज है जिसको लोग कोरिलेट नहीं कर पाते. अगर आपको कहीं डाउट हो रहा हो तो पूछिए. सर ये ग्राफ जो है एनसीईआरटी है या फिर ये नीट है? ये आप देखो, ये दोनों तरह से है. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए
कि काइंडली एक्सप्लेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा। आप एज इट इज बना के आओगे, ये टेम्परेचर वाला छोड़ देना, है ना? कायदे से आपको 1, 2, 3 ये 4 ये चारों चीजें एक साथ आपको बनानी चाहिए। ओके सर। सिंपल यार, देखो ग्राफ में क्या है, ग्राफ मतलब एज इट इज नहीं, देखो 14th डे जब ओव्यूलेशन होता है तो देखो ओव्यूलेशन से पहले क्या, स्टेरोडियल, जब ओव्यूलेशन हुआ तो एलएच बढ़ गया, इसके पहले क्या करना है, फॉलिकल को डेवलप होना है, तो कौन सा हार्मोन डेवलप होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा। तो पहले किस हार्मोन को निकलना चाहिए, एफएसएच को निकलना चाहिए। एफएसएच क्या करेगा, फॉलिकल को ग्रो करने के लिए स्टिमुलेट करेगा, फिर क्या होगा, फॉलिकल पूरी तरह से ग्रो कर जाएगी। अब फॉलिकल को रप्चर होना है, फटना है, कौन काम करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होगा, फॉलिकल रप्चर हो जाएगी, जैसे फॉलिकल रप्चर होगी एलएच का काम खत्म हो गया, एफएसएच का काम खत्म होगा। स्टेरोडियोल ओवरी से रिलीज होगा, कहां से, यहीं से रिलीज होगा। स्टेरोडियोल रिलीज होगा किससे, कार्पस ल्यूटियम से। जब ये रिलीज होगा तो क्या होगा, इन दोनों का लेवल डाउन हो जाएगा, इन दोनों का लेवल डाउन। अब क्या करना है, अब अगर ये एग फर्टिलाइज होगा तो कायदे से इम्प्लांटेशन का जुगाड़ करना है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन बनाए रखना है। कौन करेगा, प्रोजेस्टेरोन करेगा। देखो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ गया, प्रोजेस्टेरोन क्या करेगी, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखेगी अगर फर्टिलाइजेशन हो गया। अगर नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरोन का भी कोई रोल नहीं बनता है, वो अपने आप डाउन हो जाएगा। जैसे वो डाउन हो जाएगा, एंडोमेट्रियम क्या होगी, डिस्ट्रॉय होने लगेगी। एंडोमेट्रियम डिस्ट्रॉय होकर के मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो के फॉर्म में निकल जाएगी। कार्पस ल्यूटियम ये कार्पस एल्बिकस में कन्वर्ट हो जाएगा और डिजेनरेट हो जाएगा। बताओ कुछ है क्या, क्लियर? यस सर। इसको ग्राफ में दिखा देना, और क्या, ये ग्राफ यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि लेवल कब बढ़ रहा है कब घट रहा है। ऐसा थोड़ा ना कि तुमको मतलब बिल्कुल ग्राफ एकदम एग्जैक्ट बनाना है। ग्राफ डेज का ध्यान रखना है कि 14 डे में कौन सा ग्राफ, कौन सा हार्मोन ज्यादा लेवल पे होगा, है ना? बस इतना याद रखना। यस सर। तो जरूरी नहीं कि एज इट इज आप छाप के आओ बिल्कुल से, है ना? बस ये चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपके ग्राफ में, है ना? ठीक है भाई, और किसी को डाउट कोई? नो सर। ठीक है, तो अब आ जाते हैं फर्टिलाइजेशन के इवेंट पे, है ना? फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है? मैं हटा रहा हूं भाई इसको फिर, ठीक है ना? देखो ये भी डायग्राम अच्छा डायग्राम है। हेडिंग डालो फर्टिलाइजेशन, देखो देखो भाई लोगों, दिख रहा है ना सबको, डायग्राम दिखाई दिया? यस सर। ठीक है, देखो अब ये ऊपर वाला क्या है, एग है ना? बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, इससे क्वेश्चन आ चुका है, नीट में क्वेश्चन आ चुका है इससे, है ना? कि क्या बोलते हैं ये, मल्टीपल स्पर्म फर्टिलाइज क्यों नहीं, मल्टीपल स्पर्म एंट्री क्यों नहीं हो सकते ना? देखो ये अंदर वाला जो है, ये है एग का, एग प्रोटोप्लाज्म, ये एग का प्रोटोप्लाज्म जैसे साइटोप्लाज्म, है ना? यहाँ पर एग की मेम्ब्रेन के अंदर आप देख पा रहे हैं कुछ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं जो एग की मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि ये ग्रेन्यूल के बाद अगली जो लेयर है दैट इज एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके आगे एक विटेलाइन मेम्ब्रेन है, मैंने आपको बताया। विटेलाइन मेम्ब्रेन के आगे बाहर की तरफ कुछ प्रोटीन के रिसेप्टर लगे हैं जो अपने ही स्पर्म को रिकॉग्नाइज करेंगे। उसके बाहर एक जेली जैसा कोट है जो कि क्या है, हमने देखा जोना पैलिसिडा, जोना ग्रेनुलोसा का बना हुआ है, याद आया?
स्पर्म आता है और स्पर्म में आगे की तरफ एक्रोसोम है, और आपको पता है कि एक्रोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, तो इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो कि इसको डिसॉल्व करे। एक्रोसोम रप्चर होता है, एंजाइम रिलीज होते हैं, और ये क्या करते हैं, जेल वाला जो कोट होता है, मतलब जोना ग्रेनुलोसा और जोना पेलिचुडा को रिलीज रप्चर करना, डाइजेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद अंदर से आप देख पा रहे होंगे ये स्पर्म की न्यूक्लियस बाहर की तरफ आती है, और बाहर की तरफ अंदर की तरफ ये पेनिट्रेशन होता है, इसको एक्रोसोम प्रोसेस बोलते हैं, है ना। स्पर्म की न्यूक्लियस आगे आती है, और जैसे स्पर्म की न्यूक्लियस अंदर एंटर कर जाती है, स्पर्म की न्यूक्लियस के अंदर एंटर करते ही मेम्ब्रेन का नेचर चेंज होने लगता है, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल डिसॉल्व हो जाते हैं, और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल क्या करते हैं, प्री विटेलाइन स्पेस में डिसॉल्व होकर के डिपॉजिट हो जाते हैं, और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल की एक मेम्ब्रेन बन जाती है। ये मेम्ब्रेन क्या करती है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ये फर्टिलाइजेशन के बाद ये मेम्ब्रेन इसके नेचर को चेंज कर सकती है, जिससे कि मल्टीपल एंट्री नहीं हो सकती, नो मल्टीपल एंट्री। अब दूसरा कोई भी स्पर्म एंट्री नहीं कर सकता, और ये न्यूक्लियस अंदर चली गई, फर्दर फर्टिलाइजेशन। बताओ भाई। तो सर कंजॉइंट ट्विंस के अंदर जो है मल्टीपल एंट्री, लेकिन वो एक्सेप्शन होता होगा ना कौन वाले में? कंजॉइंट ट्विंस, जिसके हाँ अंदर हाँ, ट्विंस में उसमें क्या होता है कि वो एक्सेप्शन होता है कि अच्छा, जो ज्वाइंटेड ट्विंस होते हैं, हाँ उनमें एक्सेप्शन होता है। ज्वाइंटेड ट्विंस इसी से बनते हैं कि एक से ज्यादा स्पर्म अंदर एंटर कर जाए। यस सर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई लोगों, और हेडिंग डालिए फर्टिलाइजेशन। नोट करना स्टार्ट करो, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फ्यूजन ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड ओवम, fusion of spermatozoa and ovum to form a diploid cell, zygote, is called fertilization, is called fertilization. Next point, fertilization is fertilization in human female is internal, as in other mammals. Usually it takes place at the ampulla of fallopian tube. Next point, from vagina to ampulla, sperm reaches by its own effort. अगला जो पॉइंट बता रहा हूं ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है। Full stop. The sperm may swim. Sir, reaches by Its own effort. Full stop. The sperm may swim at the rate of 1.5 to 3 millimeter per minute. Out of 200 to 400 million
only 100 sperm, only 100 sperm approximately reaches to fallopian Sir, tube. 200 to 400 million. Million out of 200 to 400 million sperm, only approximately 100 sperm reaches to fallopian tube. ठीक है? Yes, Next sir. point. Although sperm can survive in female reproductive tract, although sperm can survive in female reproductive tract, 1 to 3 days but it can fertilize oocyte in 12 to 24 hours following ovulation. फुल स्टॉप. क्यों ऐसा क्यों? नोट कर लो. The oocyte can live for 72 hours but can be fertilized during 24 hours only. Next point. A capacitated sperm passes through corona radiata and zona pellucida with the help of acrosome full stop underline करके लिखेंगे. Calcium ions are important for acrosomal reaction. Next point. ये भी अंडरलाइन करेंगे. यही क्वेश्चन जो पूछा गया. Binding of sperm to egg, binding of sperm to egg induces depolarization of binding of sperm to egg induces depolarization of plasma membrane which causes block to polyspermy. Causes
which causes block to polyspermy, and check entry of additional sperm. ठीक है, that's it. That was all about the fertilization, है ना. Further, karyogamy takes place. फिर आपको पता ही है, karyogamy takes place and formation of zygote takes place. ये था. और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लीवेज ऑफ जाइगोट का क्लीवेज कैसे होता है, और फर्टिलाइजेशन, दैट्स इट. इम्प्लांटेशन मतलब वो जाइगोट के क्लीवेज में आ जाएगा इम्प्लांटेशन. और प्लेसेंटा का रोल ऑफ प्लेसेंटा क्या होता है ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा. प्लेसेंटा के रोल से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, बोर्ड में भी आ जाता है, और प्लेसेंटा का रोल नीट में भी पूछा जाता है कई बार. ओके सर, थैंक यू सर. ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन. बताएं भाई, किसी को कोई डाउट पूछिए. सो मैं ये पूछ रही थी कि मतलब 200 से 400 मिलियन स्पर्म्स अंदर जाते हैं और होता एक ही फर्टिलाइजर, तो बाकी सबका क्या होता है? सब डेड हो जाते हैं. सर डेड तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद से वो डेड होके डिजेनरेट हो जाते हैं अंदर ही. हाँ, डेड होकर डिजेनरेट हो जाते हैं. सब डेड होकर डिजेनरेट हो जाते हैं. और बाकी 100 आउट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 100 फेलोपियन तक पहुंच पाते हैं. और वो जो 100 होते हैं वो उनमें से भी एक ही पहुंच पाता है, बाकी 99 आउट ऑफ दे हैव टू डाई. और वो जितने हो जाते हैं वो सब डिजेनरेट होकर के, है ना, बॉडी से बाहर निकल जाते हैं. ठीक है, क्लियर. थैंक यू. राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर. बताओ. सर मैं ये पूछ रही थी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में मतलब हम लोग का पहले प्रायोरिटी बोर्ड की पहले होनी चाहिए, मतलब या फिर दोनों को एक साथ लेके चलना है? अभी दोनों को बेटा एक साथ लेके चलना है, है ना. तो इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट जो नीट की समझा रहा कोई बुक्स बता दो. हूं. किसके लिए? नीट के लिए एनसीईआरटी के बाद कौन सी बुक को पढ़ना चाहिए? देखो, मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले आपको एमटीजी करना चाहिए आपके लेवल पे. 12th वाले बच्चों को मैं सजेस्ट करता हूँ कि फिंगर टिप ले लो, है ना, एमटीजी का फिंगर टिप ले लो, उसको साथ साथ करते चलो. जिससे क्या होगा, आपके नीट के पुराने क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, आपको अलग से क्वेश्चन बैंक नहीं लेना होगा. साथ में आपको ये क्या कहते हैं, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आए वो भी साथ में मिल जाएंगे, वो भी नहीं करने होंगे. तो साथ में एमटीजी करते जाओ. मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ. इतना आप कर सकते हो आराम से, इजिली, बिना किसी एक्स्ट्रा पेन लिए हुए आप इतना कर सकते हो. क्लियर. ओके. एमटीजी कर डालो. देखो वैसे तो मैं बोलूंगा अरिहंत कर डालो, लेकिन अरिहंत बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप नहीं कर पाओगे. अगर स्कूल का ओवरलोड नहीं है तो आप अरिहंत कर सकते हो, लेकिन इस बीच स्कूल के भी बहुत सारे ताम झाम होते हैं, और अगर खुल गया तो और लफड़े होते हैं स्कूल के. नहीं ओपन हो रहा है जब तक तो और भी सुकून है ना. तो इसलिए बेटर ये रहेगा कि आप एमटीजी खरीद दो बढ़िया से, तो कर डालो, है ना. सब यस क्वेश्चन सर. के फैक्ट भी पढ़ते हो और क्वेश्चन करते हो. और जितना मैं बता रहा हूँ समझे ना, नोट्स के फॉर्म में. आपको कोई नोट्स उधर कहीं से कुछ नहीं चाहिए. जितना मैं आपको बता रहा हूँ आप उतना करते हो. बिलीव ऑन मी, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको 85 प्लस पहुंचा दूंगा. अगर आप सिर्फ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना अगर आप पढ़ते आते हो, मेरे साथ साथ चलते आते हो, और आप एमटीजी कर डालो, अगर आपके 85 प्लस नहीं है आप मेरे को कॉल करना. सर नहीं है मेरे मतलब, दावे से मैं कह रहा हूँ. मैं कोई भी चीज नहीं छोड़ रहा हूँ जो आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट है. इसलिए मैं साथ साथ, देखो मैं साथ साथ बताते जा रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ये नीट के लिए, तो वो आप अपने नोट्स में लिखते जाओ. जहाँ पे मैंने बोल दिया कि डायग्राम इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए, आप वहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखते जाओ. ठीक है. यस सर. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना, और आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके. ठीक है, चलो, थैंक यू सर. वेलकम, बाय.